Hello and a very good morning to all my dear students. Dear students, today I will teach you about the measurement of price elasticity of demand. We will try to discuss the various methods of measuring price elasticity of demand, and we will start our discussion with the first method, that is the total expenditure method. बच्चों, आज हम मांग की कीमत लोच को मापने के विभिन्न तरीकों या विभिन्न मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे, जानकारी प्राप्त करेंगे एवं आज हम कुल व्यय विधि के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने का प्रयत्न करेंगे. सो broadly there are 4 different methods of calculating, or we can say computing, the price elasticity of demand, and they are: number 1 is total expenditure method, the second one is the proportionate method, the third one is the point elasticity of demand method, and the fourth one is the arc elasticity of demand method. 4 तरीके हैं, 4 मेथड्स हैं जिनकी हेल्प से हम मांग की कीमत लोच के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं. पहला है कुल व्यय विधि, दूसरा मेथड है प्रोपोर्शनेट मेथड जिसे हम कहते हैं आनुपातिक विधि, थर्ड है पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेथड, मांग की बिंदु लोच विधि हम जिसे ज्यामितीय विधि भी कहते हैं, ज्योमेट्रिक मेथड भी कहते हैं इसे, ठीक है. फोर्थ है आर्क इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विधि, इसमें हम मांग की आर्क इलास्टिसिटी के जरिए मांग की लोच की गणना करते हैं. आज का हमारा जो डिस्कशन होगा इस लेसन में वो हम पढ़ेंगे कुल व्यय विधि के बारे में, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड के बारे में. Dr. Marshall has evolved the total expenditure method to measure the price elasticity of demand. कुल व्यय विधि का प्रतिपादन डॉक्टर मार्शल द्वारा किया गया है. According to this method, elasticity of demand can be measured by considering the change in price and the subsequent change in the total quantity of goods purchased and the total amount of money spent on it. देखो बच्चों, कुल व्यय विधि को समझने का बहुत ही सिंपल सा तरीका है कि इस विधि में हम किसी भी वस्तु की मांग की लोच की गणना या उसके बारे में जानने के लिए कीमत में आने वाले परिवर्तन का प्रभाव हम देखेंगे उस उपभोक्ता द्वारा किस रूप में अपने व्यय में परिवर्तन किया जा रहा है या अपने खर्चों में परिवर्तन किया जा रहा है. मान लीजिए कीमत में परिवर्तन आता है, उसके परिणाम स्वरूप उपभोक्ता वस्तु की खरीद पर या वस्तु पर किए गए व्यय पर किस रूप में खर्च करता है, क्या वो खर्च करता है जिसकी वजह से मांग की लोच की डिफरेंट कैटेगरीज हमें प्राप्त होंगी. पहले कितना खर्च करता था, कीमत में परिवर्तन के बाद क्या चेंजेस आए उसके खर्च में, तो ये सब चीज़ें हम इसमें हम देखेंगे. इस विधि को टोटल आउटले या टोटल एक्सपेंडिचर विधि दोनों के नाम से जाना जाता है. कुल व्यय आउटले इज ऑल्सो a form of is also an we can say outlay is also a form of expenditure. खर्च का ही एक रूप होता है ये आउटले, खर्च करने का तरीका है. और इसमें हम टोटल आउटले टोटल एक्सपेंडिचर मेथड में हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करने के लिए कीमत को मल्टीप्लाई करते हैं क्वांटिटी डिमांडेड से. खर्च कब निकलेगा बच्चों, व्यय हम कब ज्ञात कर सकते हैं, व्यय कब प्राप्त होता है, जब हम कीमत को गुणा करते हैं वस्तु की मांग की मात्रा से, ठीक है. अब इसके अंदर क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं या इस विधि में हम क्या क्या ज्ञात कर सकते हैं वो अब हम देखते हैं. देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज़, 3 संभावनाएं हैं इस विधि में. इफ with a fall in price, ठीक है, the total expenditure increases, or with a rise in price the total expenditure falls. In that case the elasticity of demand is greater than 1, that is ED is greater than 1. देखो बहुत ही सरल, बहुत ही इम्पॉर्टेंट. कीमत में कमी के फलस्वरूप, ठीक है, मान लीजिए कीमत में कमी आती है, कीमत में कमी आई, मांग में वृद्धि तो होगी, ओके. कुल व्यय में वृद्धि हो गई, कीमत में कमी के परिणाम स्वरूप अगर कुल व्यय में वृद्धि होती है, विपरीत दिशा में हुआ, ठीक है, कीमत में कमी कुल व्यय में वृद्धि, इनवर्स रिलेशनशिप. और साथ ही
अथवा या दूसरा संभावना के इसी में लेते हैं हम, कीमत में वृद्धि के कारण कुल व्यय में अगर कमी आती है तो उस अवस्था में हमारी मांग की लोच इकाई से अधिक होगी। मतलब यहाँ पर क्या हम निष्कर्ष निकालेंगे? निष्कर्ष ये निकलेगा कि when there is an inverse relationship between price and total expenditure, अर्थात with the increase in price the total expenditure falls and with the decrease in price total expenditure increases, then in that case the elasticity of demand will be greater than 1, इकाई से अधिक मांग की लोच हमें प्राप्त होगी अगर कीमत एवं कुल व्यय में विपरीत संबंध होता है। कीमत के गिरने पर कुल व्यय में वृद्धि होना, कीमत के बढ़ने पर कुल व्यय में कमी होना। ओके, नाउ इसी को हम सेकेंड पॉसिबिलिटी देखते हैं अब। इफ विद द राइज और फॉल इन द प्राइस द टोटल एक्सपेंडिचर रिमेन्स द सेम, द डिमांड विल बी यूनिटरी इलास्टिक। अगर कीमत के वृद्धि या कमी के फलस्वरूप कुल व्यय में कोई परिवर्तन नहीं आता या कुल व्यय अपरिवर्तित रहता है तो ऐसे अवस्था में हम कहेंगे मांग की लोच इकाई के बराबर है। Here the elasticity of demand is equals to 1. ठीक है, if with the rise or fall in the price the total expenditure remains the same, कीमत के बढ़ने और घटने के फलस्वरूप कुल व्यय में अगर कोई परिवर्तन नहीं आया, वो अपरिवर्तित है, तो मांग की लोच इकाई के बराबर है। थर्ड पॉसिबिलिटी क्या है? थर्ड पॉसिबिलिटी हम लेंगे इफ विद अ फॉल इन प्राइस, कीमत में कमी अगर आती है उसके फलस्वरूप कुल व्यय में भी कमी आती है, टोटल एक्सपेंडिचर ऑल्सो फॉल्स, एंड विद द राइज इन प्राइस द टोटल एक्सपेंडिचर ऑल्सो राइजेस, और कीमत में वृद्धि के फलस्वरूप कुल व्यय भी अगर बढ़ता है, मतलब डायरेक्ट रिलेशनशिप अगर है, सेम दिशा में अगर परिवर्तन आ रहा है, कीमत की कमी में कुल व्यय में कमी आना, कीमत के बढ़ने पर कुल व्यय में वृद्धि होना, तो ऐसी अवस्था में हमारी मांग की लोच इकाई से कम होगी। द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी लेस देन यूनिटी in case when there is a direct relationship between the change in price and the change in total expenditure. Okay, so these are the three possibilities arising out of the total expenditure method. इन्हीं को एक टेबल के रूप में प्रदर्शित किया है, ध्यानपूर्वक देखिए आप। Table shows that when the price falls from rupees 9 to 8, the total expenditure increases from rupees 180 to 240, and when price rises from 7 to 8, the total expenditure falls from rupees 280 to 240. Demand is elastic. अब ध्यानपूर्वक देखिए, फर्स्ट जो लिया है हमने 9 कीमत में, जो 9, 8 और 7 तीन कैटेगरीज लिए हैं, फर्स्ट अवस्था में कीमत के गिरने पर कुल व्यय बढ़ रहा है, कीमत के घटने पर कुल व्यय घट रहा है। तो जो फर्स्ट केस देखिए आप, फर्स्ट केस के अकॉर्डिंग इलास्टिसिटी यहाँ पर ग्रेटर देन 1 होगी। ओके, सेकंड केस के अकॉर्डिंग इलास्टिसिटी इकाई के बराबर होगी, कुल व्यय में कोई परिवर्तन नहीं आता। ओके, थर्ड केस में हमारा सेम डायरेक्शन में है, कीमत में कमी आने से कुल व्यय में भी कमी आ रही है, कीमत में वृद्धि आने से कुल व्यय में भी वृद्धि आ रही है, तो ऐसी अवस्था में हम क्या बोलेंगे? इकाई से कम है। ओके, अब देखिए, इसको एक ग्राफ के रूप में एक्सप्लेन किया है। प्राइस लिया हमने एक कॉलम में, दूसरे कॉलम में हमने टोटल एक्सपेंडिचर लिया है, कुल व्यय, और थर्ड कॉलम में हमने कीमत लोच ली है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ओके, वक्र देखिए आप, ए से डी तक इकाई से अधिक लोच है, डी से जी तक शून्य लोच है, जी से जे तक इकाई से कम लोच है। कीमत के घटने पर कुल व्यय बढ़ रहा है, कीमत के बढ़ने पर कुल व्यय घट रहा है, इकाई से अधिक। कीमत के घटने और बढ़ने पर कुल व्यय अपरिवर्तित है, इकाई के बराबर। कीमत के घटने पर कुल व्यय घटता है, कीमत के बढ़ने पर कुल व्यय बढ़ता है, इकाई से कम। ये डायग्राम या ये टेबल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कुल व्यय विधि को
संपूर्ण रूप से समझने के लिए. ओके, आई होप यू गाइज हैव अंडरस्टूड द relationship between price elasticity of demand and the total expenditure incurred by the consumer. नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं. एक एग्जाम्पल से आपको समझाने का प्रयत्न करेंगे. यहाँ पर भी वही दर्शाया गया है बच्चों. देखिए, कीमत के बढ़ने पर कोई परिवर्तन नहीं आता है कुल व्यय में, तो इलास्टिसिटी इकाई के बराबर है. कीमत के बढ़ने पर कुल व्यय घटा है, इलास्टिसिटी इकाई से अधिक है. कीमत के बढ़ने पर कुल व्यय बढ़ा है, सेम डायरेक्शन में जा रहा है, इसलिए इलास्टिसिटी इकाई से कम है. अब एक उदाहरण लेते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम. मान लीजिए कीमत 2 रुपए थी, क्वांटिटी हम 10 ले रहे थे. कीमत 4 हो गई, क्वांटिटी हमने 5 ली. कुल व्यय पर क्या प्रभाव पड़ा बच्चों? इसको हम कैलकुलेट करेंगे. प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कुल व्यय मिलेगा. 10 × 2 = 20 और प्राइस अब 4 हो गई है. 4 को मैं अगर 5 से मल्टीप्लाई करूँ तो भी 20. तो यहाँ पर क्या हुआ? कीमत के बढ़ने पर 2 से 4 हुई कीमत, लेकिन कुल व्यय वही 20 का 20 रहा. तो यहाँ पर क्या प्रदर्शित हुआ? इकाई के बराबर लोच. देखिए, कीमत 2, मात्रा 10, व्यय 20. कीमत हुई बढ़कर 4, मात्रा 5 हुई. सपोज कुल व्यय कितना रहा बच्चों? 20. तो यहाँ पर कीमत के बढ़ने पर कुल व्यय पर कोई प्रभाव नहीं हुआ, इसलिए यहाँ पर मांग की कीमत लोच इकाई के बराबर है. ओके, so this was all about your total expenditure method. Now we'll try to find out the second method in the next video. अगले क्लास में हम अनुपातिक विधि के बारे में पढ़ेंगे. Thank you so much for listening to this video. I hope you guys have understood about the total expenditure method. I will provide you the Hindi medium notes through PDF.